प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर विज्ञान विषय का अथवा वाले भी सॉल्यूशन। क्योंकि बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि अथवा वाले पार्ट भी कराइए। इससे पहले मैंने विज्ञान का सॉल्यूशन डाल दिया था। तो चलिए इस विज्ञान के पेपर को सॉल्व करते हैं। और आपके जो बोर्ड एग्जाम पेपर्स में इसकी भूमिका बहुत रहेगी, क्योंकि इसी पैटर्न पे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसी तरह से आंसर्स भी देने होंगे तरीके से। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको जो पीडीएफ का पासवर्ड जो है स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो मिस हो जाएगा और बताया जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं आंसर, ये कंप्लीट आंसर मैं आपको अथवा के साथ में सारा दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप स्किप नहीं करते हैं तब। नहीं तो आपसे ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होने वाली। तो ध्यान रखना, एक ही बार वीडियो देखिए, समय से देखिए, सही से देखिए, सुनिए, आपके काम की चीज़ है, समझिए। और बहुत सारी चीज़ें जो है वीडियो के दौरान बताई जाती हैं जो आपको पता नहीं होती है, और वो चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली होती है, उसको हम बता देते हैं लेकिन आप सुनते नहीं हैं। अब नहीं सुनोगे तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो ये भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, अगर पादप में फ्लोएम जो है इसकी जगह जाइलम हो जाता, तो जाइलम जो है जल का परिवहन में उत्तरदायी होता। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में आमस्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये पोषण से संबंधित है। ध्यान रखना है कि आपको पीडीएफ का पासवर्ड जो है स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, स्किप ना करें। अगला जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो जिबेरलिन जो है पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन जो है प्रेरित करता है। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन और परावर्तन दोनों ही कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो हमारा वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा, किसी चालक के प्रतिरोध का मान जो है निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और उसके ताप पर, तीनों पे निर्भर करता है। अगर तीनों को कांस्टेंट रख दे तो ओम का लॉ जो है फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति जो है हमारी मोटर कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि 2022 में हमने जब पेपर्स डाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे, तो उसमें 90% स्टूडेंट्स के नंबर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर पिछले क्वेश्चन पेपर्स, आपका तो सिलेबस चेंज हो चुका है, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता तो आप पुराने पेपर्स देखते, तो आपको उनमें कमेंट भी मिलता कि सर मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, मेरे इतने आए। क्योंकि हम जो है केवल पढ़ाई की ही बातें करते हैं यहाँ पर, और कोई एक्स्ट्रा फालतू का कचरा नहीं। तो यहाँ पर जो है 90% अंक प्राप्ति के लिए। और दूसरी बात क्या है कि हम सारे बोर्ड्स को सॉल्व करते हैं तो हमें नॉलेज होता है इस बात का कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, और वही प्रश्न जो है हम डालते हैं। तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट जो बनाई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बार बार यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। तो आप अगर जाएंगे उसमें, तो जो जो वीडियो बनाए हैं सेलेक्ट करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो गारंटी है 90+ अबव आप नंबर ला सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, पासिंग मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा मैं। पासिंग मार्क्स की बात करना एक नॉर्मल सी बात हो गई, और पासिंग मार्क्स की मैं गारंटी देता हूँ, जो बच्चे इस चैनल पे केवल झूमते झूमते या घूमते घूमते पढ़ रहे हैं ना, तो भी वो पास हो जाएंगे। जो चीज़ें सुन रहे हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर जो है फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन जो है अलग हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो O3 है, ये आपका एल्युमिनियम के साथ में मतलब पहुँच जा रहा है, यानी कि यहाँ से क्या आयरन से डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारे बोर्ड में कॉमन क्वेश्चन है, सभी बोर्ड में मैंने देखा है क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप इसलिए करते हैं कि टिन जो है वो अभिक्रिया कम करता है ना। तो इसीलिए जिंक जो है, आपका जो टिन है, जो ये टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है, तो हमारा टिन अभिक्रिया कम करता है। तो अभिक्रिया ना करे जो पदार्थ उसमें डाले जाएंगे, इसीलिए ऐसा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो सेकंड पार्ट आएगा वो एमसीक्यू नहीं, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपके एक शब्द या एक पंक्ति में जो वाक्य के उत्तर लिखने होंगे वो आएगा। तो यहाँ पर नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। याद रखना कि आपके फिलप्स जो हैं ये चेंज किए जा सकते हैं एमसीक्यू में, मतलब इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। आपका फिलप्स लिख दिया, नर में
कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है, और फिर ऑप्शन दे दे, तो इस तरह से इसको चेंज कर सकता है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, घुमाता है क्वेश्चन को, कि आपके जो एमसीक्यू आपने पढ़े थे तो उनको घुमा देगा, वो क्या कर देगा, इसको बना देगा खाली स्थानों की पूर्ति की तरह, और इसको बना देगा आपका एमसीक्यू की तरह। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से रखना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि यार ये एमसीक्यू है तो ये एमसीक्यू ही आएगा, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू की जगह ये आपका फिलअप्स भी हो सकता है, आपका और जगह 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी जा सकता है। तो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि याद रहे आपको कि उसके आंसर्स क्या लिखने हैं हमें। ऐसा नहीं है कि रटें। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम जो है उत्सर्जन कहलाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। और विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है, जिसको डब्ल्यू कैपिटल से डिनोट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, पचित भोजन का अवशोषण जो हमारे आंत में होता है, छोटी आंत में बोल सकते हैं, आंत लिख सकते हैं। मधुमेह रोग जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। रेफ्रिजरेटर में जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसको सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध है। उसके बाद में एक लंबाई के चालक का प्रतिरोध अगर आर है तो उसको 2R प्रतिरोध बनाने के लिए लंबाई को दुगना करना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि 2L लंबाई हो जाएगी। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे को वो काटेंगी तो वहाँ पे दो दिशाएं एक साथ दिखाई देंगी, और दो दिखाएं मतलब एक साथ में दिखाना चुंबक प्रकृति के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं है, उस तथा उसमें किस दिशा में है, ये जानने के लिए हम जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। Na2CO3 फॉर्मूला याद रखना, इसका ध्यान से पूछा जाता है कभी कभी एक नंबर में। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, याद नहीं होगा। तो सारे फॉर्मूले याद कीजिए, अभी समय है। ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है, और दही बनने के बाद पीएच का मान परिवर्तित हो जाता है, तो पीएच जो है दही बनने के बाद कम हो जाएगा। ताज़े दूध में जो है आपका लैक्टिक अम्ल होता है, शर्करा उपस्थित होती है, और जब ये दही बनता है तो इसका जो है पीएच का मान कम होकर के 6 से नीचे चला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आश्रित जल विद्युत का चालक हो क्यों नहीं होता, जबकि जो है आपका वर्षा का जल होता है, तो वर्षा के जल में जो है आयंस पाए जाते हैं, इसलिए ये सुचालक होता है। और आश्रित जल है, इसमें आयंस के अभाव होता है, बहुत ही कम होते हैं या अभाव बिल्कुल होता है, तो इसलिए जल का सुचालक नहीं होता। CaCO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देगा कि आप विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखिए, तो फिर आप सोचते रह जाओगे फॉर्मूला क्या था। तो ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना है, नाम दोनों याद रखने हैं। पहला पासवर्ड नोट करिए। पहला पासवर्ड जो है आपका 46 है, यानी कि 46 है, यानी कि 4 6 है, यानी कि 46 ही बोलेंगे, ठीक है, 46 है आपका। तो 46 है, 4 और 6 है, यानी कि 46 है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, तो इसको नोट करें। पहला पासवर्ड है, 4 स्टेप में पासवर्ड बताऊंगा, अभी तो पहला स्टेप में बताया है मैंने आपको। दूसरा जो खंड है आपका, इसमें 4 से 16 तक के प्रश्नों की सीमा जो है बांध रखी। प्रश्नों की सीमा से कोई मतलब नहीं है, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें सीमा का जो है विवाद होता है। बाकी अब छोटे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हुए हैं और आपके 1 मार्क्स के, इनमें कोई भी सीमा नहीं होती है। लिखते हैं लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि उसका जितना आंसर होगा उतना ही लिखोगे, ज़बरदस्ती उसको 50 शब्द नहीं बना सकते हैं हम। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर आपको लिखना है, सीमाओं की चिंता नहीं करनी है। सीमाओं की चिंता आप बड़े क्वेश्चन में करें, और बड़े क्वेश्चन में भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जो है इंग्लिश और हिंदी को लिख रहे हैं तो उसमें ही सीमाएं देखी जाएंगी, लेकिन जो आपके दूसरे क्वेश्चन हैं जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान या मैथ है, तो उसमें कोई सीमाएं नहीं होती, उसमें तो जैसे आपका सॉल्यूशन होता है उसी तरह से होगा, ठीक है ना। तो पूरा आंसर लिखना ही होता है। तो यहाँ पर जो भोजन के पाचन में लार की भूमिका बतानी है, तो जानते ही हो आप, लार जो है ये मोल्टाज में बदल देता है टाइलिन तथा टाइलिन को और मड को, स्टार्च को, है ना। और ये क्या करता है, भोजन को नम बनाता है, और हमारी जो नलिका है उसको भी क्या बना के रखता है, नम बना रखता है, ताकि आसानी से हम स्वेलिंग कर सकें, यानी कि निगल सकें। और लार में उपस्थित लाइजोसोम्स हैं जो कीटाणुओं को मार देते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझा देना है। तो जोड़ी जो है विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मी या
शुद्ध पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 संतति में जो लक्षण अपने को अभिव्यक्त या प्रकट करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण, और जो अभिव्यक्त नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अप्रभावी लक्षण। बस सिंपल है। इसके बाद में एक संकर द्विसंकर का जो है हमको अनुपात याद होना चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो एक संकर में हमारा अनुपात होता है 3:1 का, और द्विसंकर में होता है 9:3:3:1 का। ठीक है, तो ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय जो है वो पदार्थ जो जैविक घटना द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और प्रकृति में ये पदार्थ जो है एकत्रित नहीं होते हैं, मतलब इकट्ठे नहीं होते हैं, ये प्रकृति में समा जाते हैं। जैसे कि पशुओं के मल मूत्र, शाक, खाद्य पदार्थ, कपड़ा आदि जो है ये धीरे धीरे अपघटित हो जाते हैं। जहाँ पे ये आप फेंकोगे वहाँ पे ये दिखाई नहीं देंगे, जमीन में धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है आपको बताना है, तो दो इसके नियम हैं, आप जानते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और जो आपका माध्यम में एक ही तल में जो है ये लाई करते हैं। कहीं लिखने में अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे मिस्टेक हो तो हिंदी को सही कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा दे रहा हूँ तो काफ़ी समय लगता है इनको सॉल्यूशन को लिखने में, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है और कोई कोई अक्षर ऊपर नीचे हो सकती हैं। और प्रकाश के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की, यानी कि जया साइन का मान जो है, परावर्तन साइन का मान, अनुपात जो है स्थिर रहता है, यानी कि ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा 2, 3 और 6 ओम प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो हमारा 1/R1, 1/R2, 1/R3 कर देंगे। R1, R2, R3 दे ही रखा है, तीनों को रखेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। हमारा 1 ओम जो है उत्तर आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखना है आपको, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखना है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, उसकी जो है बदलनी नहीं चाहिए, तभी जा करके हम जो है विद्युत ओम का नियम कर सकते हैं। तो यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रति के सिरे, यानी किसी युक्ति या किसी विद्युत परिपथ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है उसके धारा के समानुपाती होता है। तो ठीक है, होता है यानी कि होगा, यानी कि आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। हम आर से इसको डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। थोड़ी बहुत डेफिनेशन में कहीं मिस्टेक हो तो उसको सही कर लेना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि क्या डेफिनेशन होने वाली है। यहाँ पे ओम का नियम का जो सूत्र होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू आई करंट इनटू आर रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ से हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं कई तरह से, आई का मान निकाल सकते हैं, वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, आर का मान निकाल सकते हैं, वी अपॉन आई हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है हमारे को, सूत्र एक से ही 3 सूत्र बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है हमने यहाँ पे लिखा है, आपने भी पढ़ा हुआ है। अंगूठा क्या दर्शाता है, मिडल फिंगर क्या, तर्जनी क्या दर्शाती है, आपकी तीसरी उंगली क्या दर्शाती है, परस्पर ये क्या है, आपस में लंबवत होते हैं, यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसी को फिर हम जो है शो करते हैं, एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक बल और एक विद्युत धारा बताता है। पासवर्ड को हम बता रहे हैं, पासवर्ड नंबर 2 नोट करिए। यहाँ पर पासवर्ड आपका बता रहा हूँ 72, यानी 72 है आपका दूसरा पासवर्ड। 72 72, यानी कि 72, यानी कि 72। अब अलग अलग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चित्र बना लोगे, आपकी बुक में भी है, ये आप पैराग्राफ लिख लोगे। इसके बाद में आपका जो है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि बाहरी जो वायु है उसके नमी के संपर्क में ना आए। पेंट करने से लोहे का ऊपरी पदार्थ जो है भाग जो है छुप जाएगा, और वो डायरेक्ट जब रिएक्शन ही नहीं करेगा बाहरी चीज़ों से तो उसमें जंग भी नहीं लगेगा। सिंपल सा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता दूं कि आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डाले गए हैं। अगर आप 10th की प्ले लिस्ट को देखते हो तो आपका समझिए आसानी से स्कोर 90 के आसपास जा सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपके लिए बहुत है। तो आप वीडियो को लगातार देखें, जितने वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं और जो ऑलरेडी बना दिए गए हैं। समय आपके पास बढ़ गया, आपको पता है, मैंने कल ही अपडेट डाली थी कि आपका जो एग्ज़ाम है 3 तारीख की जगह पोस्टपोन्ड होकर के, यानी स्थगित हो गया 3 तारीख का एग्ज़ाम। अब आपकी जो एग्ज़ाम है 24 तारीख यानी होली के बाद से स्टार्ट किए जाएंगे। तो आपका जो है 24 तारीख के बाद में जो नई डेट शीट आएगी वो हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हमारा जो होता है, जितना दिया उतना लिया, यानी कि
दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है जिनके दोनों पक्षों यानी अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। इसलिए कंकाली समीकरण यानी स्केलन को संतुलित करना आवश्यक है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही बने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर लिख देंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तांबे के विद्युत अपघटनी का जो है आपको चित्र बनाना है। तो ये चित्र आप बना सकते हैं, आपकी बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये जो है आपको चित्र बनाना है और यहाँ पर जो आंसर हमने लिखा है इसी तरह से आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये चित्र बना लोगे और फिर उसके बाद में आप जो है इस तरह से इसका आंसर दे दोगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो देख करके समझ में आ रहा होगा और आंसर सारे आपको कंप्लीट मिल रहे होंगे। इसके बाद में सेक्शन जो है इसमें पूछा गया अव्यय और अवायवीय श्वसन जो है इसके अंदर यानी कि एरोबिक और अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर अंतर बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है इसका अंतर आपके सामने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अथवा पार्ट की बात करेंगे हम। तो अथवा पार्ट में जो है पूछा गया है हमारे शरीर में होमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो क्या होगा। तो इसका प्रभाव भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। एमीनिया जो है रोग हो सकता है, ऑक्सीजन की जो है सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। सब कुछ इसमें लिखा गया है ढंग तरीके से, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं वन टाइम आप पढ़िए और सेकंड टाइम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समजात और समरूप अंग जो है उनको हमें चित्र द्वारा समझाना है, कई वीडियो में बता चुका हूँ। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, सिंपल है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। चित्र जरूर बनाएं और ध्यान रखें कि चित्र किसका कैसा होगा। इसी तरह से आप समरूप अंगों के भी चित्र और उसकी डेफिनेशन एक लाइन में लिख देंगे। इसके बाद आते हैं हम इसके अथवा पार्ट में। तो अथवा पार्ट में जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाना है। तो जीवाश्म का आपको पता ही है कि क्या होते हैं जीवाश्म, और उसके चित्र जो है आपके बुक में जो दिए गए हैं उस तरह से, या आप केवल क्या है लाइनें होती हैं, एक आपका पेज पे बस लाइनें ऐसे डायनासोर का मुंह बना जो हड्डियों वाला, मछली का जो है कांटे वाला चित्र बना दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाना होता। तो इसको आप बना दोगे और यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं बतानी है। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको हर वीडियो में बताई है। जो वीडियो हमारी देख रहे हो तो आपको आंसर सबसे पहले हम बता देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 2 बार 3 बार रिपीट करके वही सेम आंसर तो नहीं बता सकता। हाँ, अथवा वाले पार्ट जो हैं उनको मैं दे रहा हूँ आपको आंसर। यहाँ पर है धारावाहिक वर्ताकार कुंडली का जो चित्र हम इस तरह से बना देंगे, तो इस तरह का ध्यान रखना है। इसके बाद में है आपका अथवा पाठ। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आवश्यक चित्र बना करके हमें बताने हैं, दो उपयोग भी। तो सबसे पहले विद्युत मोटर जो है ये चुंबकीय प्रभाव पर के सिद्धांत पे काम करती है। और इसका चित्र जो है आप बुक से चाहे इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपका जो है एन और एस है, चुंबक के दो आपके जो ध्रुव होते हैं, और उसके बाद में ए बी सी डी करके ये तार बनाया गया और यहाँ पर एक साफ्ट बनाई गई है यानी कि रॉड बनाया गया। रॉड के ऊपर जो है आपकी ये रिंग है और रिंग के साथ में आपका जो है यहाँ पे बुश लगा हुआ, कार्बन बुश। तो बस आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी बना दोगे, यहाँ पे कुंजी बना दोगे। ये सिंपल है, डायग्राम है। इसकी कार्य विधि जरूर समझाओगे आप, कार्य विधि इस तरह से लिखना है, जो जो चीज़ें जैसे जैसे हुई हैं वैसे वैसे आप लिखोगे। और उसके बाद में विद्युत मोटर का उपयोग जो आपको बताने हैं तो वो आप दो उपयोग यहाँ से बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 20वां प्रश्न, जल के वैद्युत अपघटय की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो आप विद्युत अपघटन की जो है चित्र को आप ध्यान रखोगे, और बहुत अच्छा चित्र है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना है आपको। तो इसको आप बनाओगे। साथ ही साथ आपको मैं पासवर्ड बता देता हूँ। तो पासवर्ड नोट करिए आप, थर्ड नंबर पासवर्ड जो है आपका वो है 59 आपका लास्ट सेकंड लास्ट पासवर्ड है। तीसरी बार पासवर्ड बता रहा हूँ, इसके बाद में एक बार और बताऊँगा। तो 59 आपका पासवर्ड है, यानी कि 59, और हिंदी में बोले तो 59, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो 59, ठीक है। और एक एक अंक बोलूँ तो 5 और 9, ठीक है, 5 और 9। तो इस तरह से। और 90% अंक अगर आपको सच में ही प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट को विजिट करिए, उसमें वो चीज़ जो डाली गई हैं 2022 के लिए केवल उनको पढ़िए। आपको गारंटी देता हूँ कि इससे कम अंक नहीं आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आपको पढ़ना होगा, अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप अपने लिए खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। तो इसका जो है हमें क्या बताना है, इसकी देखिए विधि बतानी है, ठीक है। तो अभी क्रिया भी देनी है, विधि बता देंगे पहले तो, ये पॉइंट वाइज
विधि बता देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद में इसका निष्कर्ष जो है वो निकाल देंगे, ठीक है, और इसके बाद में जो है इसकी अभिक्रिया भी दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अथवा में जो है उसकी पार्ट की बात करते हैं। तो अथवा में क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो रंग जो है वो बदल जाता है। आवश्यक चित्र द्वारा हमें समझाना है अथवा को। देखिए, तो सबसे पहले चित्र जो है आप इस ये वाला चित्र बनाएंगे, ये भी मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ये चित्र एक ए बनाएंगे और एक चित्र बी बनाएंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको कलर करके डार्क कर देना होगा, ठीक है। इस तरह का चित्र हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया के बारे में और इस पूरे चित्र के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसको आप ज़रूर लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, ताकि जो आपका सोल्यूशन माना जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे तो देखो इतना छोटा सा सोल्यूशन है, लेकिन आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सिनेप्स किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य बताइए, तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले सिनेप्स किसे कहते हैं? तो न्यूरॉनों की संधि को जो है हम सिनेप्स कहते हैं। और जो है आपका तंत्रिका न्यूरॉन के कार्य जो हैं ये आप बता सकते हैं पॉइंट वाइज, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे गए हैं। और यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का चित्र जो आपको बनाना है तो इस तरह का चित्र होगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसके अथवा पार्ट में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है? और उसके बाद में अनैच्छिक क्रियाओं के दो उदाहरण और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तो सबसे पहले मस्तिष्क शरीर में जो है स्थिति का संतुलन का अनुमस्तिष्क जो है वो करता है। और इसमें दूसरा जो अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण जो है लार का निकलना या रक्तदाब, ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र जो कि आप बना सकते हैं बुक से, तो यहाँ पर ये आंसर दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह की परिपट्टी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इस प्रतिबिंब से लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने लेंस द्वारा उत्पन्न अवर्धन भी ज्ञात कीजिए। और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख जो है हमें बनाना है, जब 2f1 और f1 के बीच रखा जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सारे चित्र बनाना मैंने सिखाया है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाते हैं तो उत्तल और अवतल लेंस के लिए, केवल उत्तल अवतल दर्पण के लिए ये चित्र कैसे बनते हैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो समस्या हो सकती है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अगर लिंक में जाते हैं तो लिंक में नीचे की तरफ आप जाएंगे तो मॉडल पेपर्स के नीचे जाओगे तो आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो पहले मॉडल पेपर जारी की मैंने बनाए थे सॉल्यूशन, उसके नीचे जो है आपको उत्तल अवतल दर्पण के नाम से जो है एक वीडियो मिलेगी, उसको आप देख लेना। मैं उसको एक बार पोस्ट भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को उसका सिग्नल मिल जाए। यहाँ पर है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह का परिपट्टी जो है किस तरह निर्धारण होता है, ये हमें कहाँ से कैसे मापी जाती है, ये चीज़ हमें जो है क्लास में भी बताई गई है और यहाँ पे भी लिखा गया है। वही चीज़ आपको बतानी है कि कौन सी धनात्मक होगी, कौन सी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ रखेंगे, ये सब चीज़ें जो हमारा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको ले लेंगे। तो न्यूमेरिकल को मैंने बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करवाया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सारे के सारे आपको केवल प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी आपको निकालनी है, लेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सारे के सारे वैल्यूज़ को रखोगे लेंस के फॉर्मूले से, आपका जो है यू की वैल्यू निकल जाएगी जो कि -30 में आ जाएगी। और -30 का मतलब हो गया कि जो है इस प्रकार का बिंब जो है दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। और वर्धन क्षमता जो v अपॉन यू होती, v हमारे पास पहले से था, यू हमने -30 निकाला, दोनों को रखा एक साथ में तो 1/3 आया, जो कि प्लस का 0.33 है। ये आवर्धन आ गया। अब उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो है चित्र आप यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। तो ये भी मैंने पहले ही बनवा दिया है, अगर आपने मॉडल पेपर पहले देखे हैं। इसका अथवा पार्ट जो है, इसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, और उसके अलावा जो है प्रतिबिंब की आकृति और आकार पर टिप्पणी लिख करके है इस स्थिति में बनने वाले जो चित्र है उसको हमें किरण आरेख द्वारा बताना है। अववर्धन जो एक दर्पण द्वारा उत्पन्न अववर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है ये भी आपको बताना है। तो सारे एक साथ में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, हमें क्या पूछा गया, बिंब बनाना चाहते हैं तो कहाँ होना चाहिए ये हमें बताना है। तो यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थिर किया जाए तब वस्तु का जो है बिंब सीधा बनेगा। और ये चीज़ कैसे बनती है, कहाँ पे कौन सा रखेंगे वस्तु, मैंने बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसको मैं पोस्ट करवा देता हूँ, आपको मिल जाएगा वो। तो यहाँ पर तो वस्तु की अवतल दर्पण से के ध्रुव से दूरी जो 15 सेंटीमीटर से कुछ कम हो सकती है। और इसके बाद में आपका दूसरा है, प्राप्त प्रतिबिंब काल्पित और सीधा होगा और प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब से
बड़ा होगा और नीचे प्रतिबिंब बनने के किरण को प्रदर्शित किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये बिंब बना है आईने के पीछे, यहाँ ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये प्रतिबिंब छोटा है, ये बड़ा है और डैश डैश में बना है। अगर ये आईने के पीछे बनता है तो आभासी होगा, आभासी है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका मतलब वर्चुअल है तो क्या होगा, सीधा होगा। आभासी है तो सीधा ही होगा, आभासी हमेशा सीधा बनता है और जो है आपका वस्तु से बड़ा होगा। तो इस तरह से, और उत्पन्न अववर्धन जो है +1 है, इसका मतलब है कि एच डैश अपॉन एच बराबर 1 है, तो एच डैश बराबर एच जो है हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है आपका एच डैश और एच जो है दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम जो है चिन्ह क्या दर्शाता है, ये प्रतिबिंब का आभासी दर्पण के पीछे और बनता है, वो चीज़ दर्शा रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में 23वां है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाना है। इस गैस की उपस्थिति का जांच कैसे करेंगे, वही आपका पॉप साउंड वाला जो है हमारा समीकरण रहेगा और वही चित्र रहेगा। यहाँ पे देखिए आप आराम से पॉपिंग साउंड निकलेगी और ये वाला जो है हमारा चित्र बनेगा, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ, आप इस चित्र को बनाएंगे। और इसका अथवा पाठ में पूछा गया, कोई धातु यौगिक ए तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न करता है तथा उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, तो धातु यौगिक ए से उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया का संतुलित समीकरण हमें लिखना होगा। 1+2+1 = 4, ठीक है। तो इस तरह से है ये आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सारे आंसर देखेंगे ना, टेंशन क्या लेना है। तो देखिए वो धातु ए का नाम जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और उत्पन्न होने वाली गैस का नाम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आग को बुझा देती है। आपको तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए। और संतुलित समीकरण जो है हमारा ये हो जाएगा, जिसमें आपका CO2 गैस बन के निकल जाएगी, आपका जो है क्या बनेगा, जल भी आपका साथ साथ बनेगा। और 90% अंक प्राप्ति के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो हो जाएगी समस्या, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखें और अगले वीडियो के लिए बिल्कुल बने रहें। आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस डाले जा रहे हैं। अगर इनको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है ना, ये कोई असंभव नहीं है आपके लिए, ये बता देता हूँ आपको। तो अंतिम पासवर्ड नोट करें, आपका अंतिम पासवर्ड है जो 17 है, 17 जो है आपका अंतिम पासवर्ड है। पासवर्ड क्या बताया मैंने, अंतिम पासवर्ड 17 यानी कि 17, 17 यानी कि 17, 70 नहीं 17, 17 17, ठीक है। 17, 17। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। चैनल पे आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, जल्दी से पढ़िए सब कुछ जो आपके लिए डाले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।